जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पर मबनी लेक्चर है। आज हमने बात करनी है सॉल्युबिलिटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स, किनके? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के। सॉल्युबिलिटी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन बेटा, जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब हमने इसकी एनर्जेटिकली देखना है कि इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, और सोल्यूशन जब बनता है तो सल्यूट किस तरह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रूम बनाते हैं और फिर किस तरह से अपने आप को ब्रेक करके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमने फर्स्ट ईयर का पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमारे पास बात करता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन 3 रिक्वायर्ड स्टेप करता है। कौन कौन से जी? सबसे पहले है ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉल्वेंट के दरमियान वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर सॉल्वेंट के दरमियान सल्यूट काबू पा लेता है तो वो रूम बनाता है अपने आप को उनके दरमियान एडजस्ट करने के लिए। फिर ब्रेकिंग द सल्यूट इनटू कंपोनेंट, तो सल्यूट अपने आप को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है और अलाइन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट टू अट्रैक्ट ईच अदर, और फिर दोनों सॉल्वेंट और सल्यूट के जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे को अलाउ करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की। तो हमारे पास बेसिक कंसर्न है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का, और देखना यह है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोक्साइड्स की और सल्फेट्स की ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, और वो क्यों करती है। तो सबसे पहले बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये दो एंथैल्पीज का सम होता है। एक होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरी होती है हमारे पास लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को दोनों को आपस में कंबाइन करके ओवरऑल जो एंथैल्पी देखी जाती है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। अब हमारे पास कहता है कि लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी जब किसी आयनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसको एनर्जी देके ब्रेक किया जाता है उसके गैसियस कंपोनेंट्स में इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इस प्रोसेस के लिए हमें इसको एनर्जी देना पड़ती है, तो हमारे पास लैटिस एनर्जी जो होती है वो एंडोथर्मिक इन नेचर होती है, क्योंकि हमारे पास NaCl को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब करेगा। तो लैटिस एनर्जी जो है ये हमारे पास एंडोथर्मिक होती है और डिपेंड किस बात पर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो पर। आयंस के चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उनके साइज जितने कम होंगे, तो ऐसे आयंस की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और इनको ब्रेक किया जाना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसके अलावा लैटिस एनर्जी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो कौन सा फैक्टर है? दैट इज द कंपेरेबल साइजेस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कहता है व्हेन वन कैटायन इज स्मॉलर एंड एनाइन इज लार्जर। अब एक कैटायन छोटा है और दूसरा जो एनाइन है वो लार्जर है, फिर क्या होगा? देन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीकर और कंपाउंड कैन बी इजीली ब्रोकन बाय प्रोवाइडिंग लेस लैटिस एनर्जी। ऐसे कंपाउंड को हम क्या करते हैं? आराम से तोड़ सकते हैं, उसको कम एनर्जी देनी पड़ती है और कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कम होती है। यानी कि ऐसा कंपाउंड ओवरऑल लेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप को ब्रेक करने के लिए। जैसा कि इन केस ऑफ सल्फेट्स की बात करें तो कहता है बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट सॉल्युबिलिटीज विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो जो हमारे पास सेकंड ए ग्रुप के सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी? ये कम होती जाएगी। अब रीजन बड़ी इसकी जबरदस्त है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटीज क्यों कम होंगी? कहता है सॉल्युबिलिटीज विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज सल्फेट ये हमारे पास एक ऐसा आयन है जो लार्जर इन साइज होता है। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, बेरिलियम सल्फेट में भी हमारे पास लार्जर एनाइन है और बेरिलियम सल्फेट में भी सल्फेट वही कॉमन एनाइन है, लेकिन बेरिलियम का साइज छोटा है। बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से बेरिलियम और सल्फेट आपस में कंपेरेबल नहीं है। बेरिलियम स्मॉलर कैटायन है, सल्फेट लार्जर एनाइन है।
जिसकी वजह से इस कंपाउंड को तोड़ना आसान होगा। जब इसको तोड़ना आसान होगा तो ये अपने कंपोनेंट में इजीली डिवाइड हो जाएगा और जल्दी फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन डेवलप कर लेगा, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेरियम अब लार्जर कैटायन हो गया, सल्फेट भी लार्जर एनाइन है, दोनों के साइजेस कंपेरेबल हो गए। जब साइजेस कंपेरेबल हो जाते हैं तो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहता है solubilities will decrease down the group because sulfate ion is larger and with larger comparable cation it will develop strong forces of traction and require high lattice energy as compared to hydration energy। और यही रीजन होती है कि हमारे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यूज जो होती हैं वो डाउन द ग्रुप क्या होती जाती हैं, वो ज्यादा हो जाती हैं, कंपाउंड को ब्रेक करना क्या हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। तो हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, अब हाइड्रोक्साइड्स में जो हाइड्रोक्साइड एनाइन है ये हमारे पास स्मॉलर साइज का है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉलर कैटाइन है, तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी। अब इस कंपाउंड को ब्रेक करना मुश्किल है तो इसकी सॉल्युबिलिटीज कम होंगी और इसी वजह से सॉल्युबिलिटीज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप होंगे इनकी सॉल्युबिलिटीज क्या करेंगी, वो इंक्रीज करती जाएंगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास जब भी किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक किया जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या डेवलप कर लेते हैं, फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं। बेटा इस फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन डेवलप करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। और ये पूरे का पूरा प्रोसेस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाटर के मॉलिक्यूल को सराउंड कर रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन के दौरान इन आयंस को नाम दिया जाता है किसका, हाइड्रेटेड आयंस का। और ओवरऑल प्रोसेस क्या है, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन बना रहे हैं और जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है जबकि लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ये एंडोथर्मिक होती है। अब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, लेकिन कहता है दोनों के लिहाज से अगर बात करें, चाहे लैटिस एनर्जी की बात करें चाहे हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, तो दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी, हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी और सल्फेट्स के लिए भी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स के केस में द लैटिस एनर्जी डिक्रीज मोर सिग्निफिकेंटली, ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगी। एंड ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन स्मॉलर इन साइज द हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट एंड कंपाउंड बिकम मोर सॉल्युबल। और इसकी वजह से हमारा कंपाउंड क्या करेगा, वो ज्यादा डिसॉल्व करेगा, क्योंकि कंपाउंड हाइड्रेशन एनर्जी के लिहाज से हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड करेगा और हाइड्रोक्साइड का साइज जो है वो सल्फेट की निस्बत क्या होता है, वो छोटा होता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास इनकी डाउन द ग्रुप जो लैटिस एनर्जीज की वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रही होती हैं, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इतनी तेजी से डिक्रीज नहीं कर रही होती। हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही होती है लैटिस एनर्जी पे और कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। जबकि सल्फेट्स के केस में अगर सल्फेट का साइज बड़ा है तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो उसके साथ कंपेरेबल कैटाइन का साइज भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जब कंपेरेबल कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन क्या होंगी, वो स्ट्रांग होती जाएंगी, लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी। किस केस में, सल्फेट के केस में। सल्फेट के केस में हमारे पास इतनी स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा होंगी कि हाइड्रेशन एनर्जी इस पे डोमिनेट नहीं कर पाएगी, जबकि इसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है हाइड्रोक्साइड के केस में। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटीज इंक्रीज करती हैं, जबकि सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटीज डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, वो डिक्रीज करती हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोर नेगेटिव हो, लेस पॉजिटिव हो, तो ऐसा कंपाउंड रेफर करता है कि ये ज्यादा सॉल्युबल कंपाउंड।
तो हम कंपाउंड्स की एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन को अगर देखें तो उनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ओवरऑल नेगेटिव होती है और लैटिस एनर्जी ओवरऑल क्या होती है, वो पॉजिटिव। अगर कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हो तो इसका मतलब उसमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है और कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ऐसे कंपाउंड को आसानी से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। तो ग्रुप 2 के जो हमारे पास सल्फेट्स हैं, इनमें लार्ज पोलराइजेबल एनाइन सल्फेट होता है और इसकी डिपेंडेंस असल किस बात पे करती है, कंपेरेबल साइजेस ऑफ बोथ आइंस। और ये रीजन हमने जो यहाँ पे लिखी है ये बहुत वैलिड रीजन है कि जब दोनों कैटाइन और एनाइन के साइज कंपेरेबल नहीं होंगे, व्हेन वन कैटाइन इज स्मॉलर एंड एनाइन इज लार्जर, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन वीक हो जाएंगी, कंपाउंड को तोड़ा जाना आसान हो जाएगा, कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम छोटा कैटाइन है, सल्फेट बड़ा एनाइन है, कंपेरेबल नहीं है, कंपाउंड जल्दी टूट जाएगा, कम लैटिस एनर्जी होगी और ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। बेरियम सल्फेट रिक्वायर्ड मोर लैटिस एनर्जी और इसको ब्रेक किया जाना पॉसिबल नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।